वेलकम बैक टू मैथ होलिक चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नोन एज बर्नौलीज फॉर्म। बर्नौलीज फॉर्म सुन के ही आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट येस डिफ़िकल्ट है या नहीं है वो तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, बट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये टॉपिक आपका जो है हर पेपर में मोस्टली रिपीट होता ही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि रिपीटेटिव टॉपिक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बर्नौली के। क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? डिफ़िकल्ट है या नहीं है पता नहीं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है और एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर इसलिए आता है क्योंकि स्टूडेंट्स इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा चैलेंज महसूस करते हैं, राइट। और उसको क्वेश्चन को अरेंज नहीं कर पाते कहीं कहीं, तो जो चेकर होता है या जो पेपर सेट करते हैं उनको ऐसा लगता है कि बर्नौली इज़ अ गुड ऑप्शन टू गिव देम इन देयर क्वेश्चन पेपर। इसीलिए बर्नौली दिया जाता है। दूसरा कारण बर्नौली का ये भी है कि ये एक नेम्ड फॉर्म होता है, जैसे कि इसका नाम है बर्नौली, तो इस हिसाब से भी ये दिया जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन में भी मेंशन होता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग बर्नौलीज फॉर्म। तो ये तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी अगर वो लिख के दे देंगे तो। बट अगर लिख के भी नहीं देते हैं तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे इस फॉर्म को याद करना है। एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, आपको पूरा कंसेप्ट आज की वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो जब आपका क्वेश्चन जो है वो रिड्यूसिबल से भी नहीं होता है, तब आप एक फॉर्म देखते हो, उसमें आइडेंटिफाई करते हो क्वेश्चन में कि आपका वो बर्नौली फॉर्म बन रहा है। और ये जो बर्नौली फॉर्म होता है ये भी आपका क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही होता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में ही आपका आता है। तो इसमें इसको पहचानने का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रेंड्स स्टैंडर्ड फॉर्म अगेन टू केसेस होंगे, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स हो सकता है या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई हो सकता है। तो हम दोनों केसेस में बर्नौलीज का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। नंबर 1 केस में हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे वो डी वाई अपॉन डी एक्स का होगा, यानी कि वाई जो क्या है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई रेज टू दी पावर एन। देखिए क्यू के बगल में बस एक वेरिएबल होता है, बस आपको वो आइडेंटिफाई करना है। अगर ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये y ऊपर p के साथ y इक्वल्स टू में क्यों होता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, y की पावर में n आ जाएगा। अब n आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तब आप बोलोगे कि ये बर्नौली का फॉर्म है, बर्नौली का फॉर्म। अगर सेकंड केस देखें तो सेकंड केस में डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू के साथ क्या होगा, डिपेंडेंट जो लाइन से ऊपर ऊपर जो लाइन से है वही यहाँ पे n की पावर के साथ होगा। तो फिर आप क्या बोलोगे इसको कि ये क्या है, बर्नौली का स्टैंडर्ड फॉर्म है इन द केस नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मान लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्वेश्चन को अरेंज कर लिया, बट हाउ विल यू सॉल्व? तो आपको पता है क्यू के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए। रिड्यूसिबल में भी हमने क्यू के बगल में जो था उससे डिवाइड कर दिया था, तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब आपने अगर इसको डिवाइड कर दोगे आप, तो आपके पास यहाँ बचेगा 1 अपॉन वाई की पावर एन प्लस पी वाई अपॉन वाई की पावर एन, जो अपॉन में होगा वो n-1 बचेगा वाई से वाई कैंसिल होने के बाद। जब y की पावर n से आप डिवाइड कर दोगे तो y की पावर n से डिवाइड करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो रिड्यूसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने रिड्यूसिबल समझ लिया है तो आपको फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। अगर नहीं समझा तो आप मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके पहले वाला जो फॉर्म था वो रिड्यूसिबल ही था। चलिए देखते हैं सेकंड केस में क्या होता है। सेकंड केस में आप यहाँ पे x की पावर n है, तो x की पावर n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और फिर आपकी इक्वेशन जो है वो रिड्यूसिबल फॉर्म में बन जाएगी। और रिड्यूसिबल फॉर्म को हमने जिस तरीके से सॉल्व किया था, आप उस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। Let's solve this question which is dy upon dx equals to x cube y cube minus xy। आपको पता है सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले पहचानना होता है कि केस कौन सा है। ये केस है डी वाई अपॉन डी एक्स वाला। डी वाई अपॉन डी एक्स के बगल में क्या होता है, पी वाई। तो आपको पहले तो इन दोनों में से ये टर्म देखना है कि जिसमें पी वाई हो। पी क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा, तो वाई वाला टर्म ये आ गया ना आपके पास। इसको पहले तो यहाँ भेज दो इसके पास, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कहाँ गया, हाँ, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स वाई को आपने इस तरफ भेज दिया, फिर आ गया प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। आप देखो आपके पास बर्नौली वाला फॉर्म बन रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे किसकी पावर होती है, वाई की कि एक्स की? डिपेंडेंट कौन सा है, वाई, वाई यहाँ पे वाई की पावर, तो बन गया बर्नौली, बन गया है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे,
वाई क्यूब को पूरी इक्वेशंस में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि क्यू के बगल में यानी एक्स क्यूब के बगल में आपके पास क्या है, वाई क्यूब है। हमने डिवाइड किया, हमारे पास ये वाई से वाई कैंसिल होके ये वाई से वाई कैंसिल हो गया होगा, तो ये बन गया वाई स्क्वायर। ये वाई क्यूब से डिवाइड किया था ना, फिर ये 1/y³ dy/dx प्लस x/y² इक्वल्स टू x³। आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये बन गई है रेड्यूसिबल। कैसे बन गया? आप बोलोगे मैम कैसे रेड्यूसिबल बन गई है? रेड्यूसिबल ही बनेगी। आप ये जो p होता है ना इसमें, सॉरी हाँ, रेड्यूसिबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, f'(y) dy/dx प्लस x p(f(y) इक्वल्स टू q। p आपका यहाँ पे x है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, f(y) क्या है, 1/y²। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो, डिफ्रेंशिएट किया 1/y² को, आपके पास आया -2y⁻²-1, और इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -2/y³ dy/dx इक्वल्स टू dv/dx। आपके पास जो वैल्यू है 1/y³ dy/dx, इसमें से इक्वेट करके आप रख दोगे। तो आपने कैसे रख दी वैल्यू, -1/2 इस तरफ लेके आ गए, तो आगे आपके पास वैल्यू किसकी, 1/y³ की, ठीक है। 1/y³ की जब आपने वैल्यूज़ रखी, तो वैल्यूज़ रखने के बाद क्या हुआ, -2 को यहाँ लेके आ गए, तो आपके पास 1/y³ dy/dx आ गया, जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1/2 dv/dx प्लस x, ये क्या था, v था, प्लस xv इक्वल्स टू q। ये बन गया आपका। अब यहाँ पे आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें जो ये वाला फॉर्म होता है, इसके बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि इधर से हट जाए, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी dv/dx -2xv इक्वल्स टू -2x³, ठीक है। अब हम इसको बना लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, v जहाँ पे डिपेंडेंट होगा, dx के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें चलेंगी, ओके। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसी का, p एंड q कंपेयर करेंगे, और फिर आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लोगे, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। p आपके पास -2x है, q आपके पास -2x³ है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया, e की पावर p dx, तो p क्या है, -2x, तो -2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे जब आप, तो x² आ जाएगा, तो e की पावर -x² आ गया, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे होता है, क्या होता है यहाँ पे होता है जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो। क्या है डिपेंडेंट इस केस में, v है डिपेंडेंट, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, v आ गया, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही पूरा जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो बाय पार्ट यूज़ होगा। बाय पार्ट यूज़ होने के पहले भी फंक्शन के अंदर बड़ा फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो फिर आप फंक्शन के अंदर फंक्शन वाले को t मान लो, x² को आपने मान लिया t, ठीक है। लेट x² इक्वल्स टू t, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो आपके पास आ गया dx इक्वल्स टू dt/2x, dt/2x आया, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी e की पावर -t। ये क्या, यहाँ पे देखो आप, ये क्या आ गई वैल्यू, e की पावर -t t मल्टीप्लाइड बाई dt, ठीक है। और बाकी पूरी चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी। अब आप क्या करोगे, इसमें बाय पार्ट लगा दोगे। बाय पार्ट का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था, आई होप आपने याद कर लिया होगा। तो ये देखो, -2 बाहर ही है, अंदर आ गया -t की पावर -t माइनस e की पावर -t प्लस c। अब इधर से क्या क्या कॉमन ले सकते हो, -e की पावर -t, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2e की पावर -t, अंदर बचेगा 1 + t प्लस c। अब इसको हमने अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख दिया, एंड दिस इज़ योर आंसर। अगर ये केस 2 में बनता तो सॉल्व कर लेते ना, यस, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी वीडियो, कुछ नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा एनर्जेटिकली आपको नहीं पढ़ा पा रही हूँ, आसपास भी बहुत सारा शोर हो रहा है, तो इसकी वजह से आप भी थोड़े डिस्टर्ब हो गए होंगे स्टार्टिंग की वीडियो में। सारी वीडियोज़ तो बाकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, और बर्नौली फॉर्म इतना ही है, बस इतना कठिन नहीं है, बस उसका नेम है बर्नौली, एंड बर्नौली फॉर्म को ही लिबनिट्ज़ फॉर्म भी कहते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स हु आर currently studying M2 right now. Okay, bye bye.